नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बापू के आदर्श हमें एक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधार स्तंभ है। आज पूरा देश बापू को नमन कर रहा है। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहां पर रामधुन भी बजाई गई और बापू का प्रिय भजन उसे भी सुना गया। और राजघाट पर आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बापू को याद करते हुए एक्स पर अपना संदेश भी लिखा और लिखा कि पूज्य बापू ने मानवता की रक्षा के लिए हमेशा अहिंसा पर बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो राजघाट पर आज सर्वधर्म सभा का आयोजन हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी राजघाट पर पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धापूर्वक याद किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज पूरा देश नमन कर रहा है। आज बापू की 78वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राजघाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने बापू को नमन किया, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा के साथ याद किया गया, उन्हें नमन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजघाट पर मौजूद रहे इस दौरान। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत को सदियों की गुलामी से आज़ादी दिलाई, बल्कि अपने विचार, सत्य, अहिंसा और शांति दूत के रूप में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को आलोकित किया। बापू ने अपने असाधारण कार्यों और अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की सोच बदल दी। गांधी जी आज भी विश्व के उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशा की किरण हैं, जो समानता, सम्मान, समावेश और सशक्तिकरण से भरपूर जीवन जीना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया युद्ध, आतंकवाद और हिंसा के विभिन्न रूपों से जूझ रही है। ऐसे में अगर कोई विचार और दर्शन विश्व को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने की राह दिखाता है, तो वो है महात्मा गांधी के विचार और दर्शन। गांधी जी के शांति और अहिंसा के अस्त्र ही मानव की आत्मा को झकझोरकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, स्थान और काल को लांघकर परिवर्तन लाने में सक्षम है। महात्मा गांधी अपने निडर, निस्वार्थ और शांतिपूर्ण दर्शन के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने के प्रयासों के लिए ही महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुए और इस सदी के महान व्यक्ति माने गए। महात्मा गांधी न सिर्फ भारत को आजादी दिलाने वाले नेताओं में अग्रणी रहे, बल्कि दुनिया भर में अहिंसक नागरिक अधिकारों और सामाजिक सुधार संगठनों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे। गांधी जी ने अपने विचारों और कर्म से मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए वैश्विक अभियानों को एक नई दिशा और गति प्रदान की। जब पूरी दुनिया में हिंसात्मक युद्ध छिड़ा हुआ था, तब गांधी ने अहिंसात्मक युद्ध का आह्वान किया।
उन्होंने हिंसात्मक इतिहास को अहिंसा में बदल दिया। राजनीतिक संघर्ष हल करने के लिए जिस तरह से उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह का उपयोग किया, उसका असर ये हुआ कि बाद की दुनिया में राजनीतिक संघर्षों के हल के लिए ये सर्वोत्तम माध्यम बन गया, जो अपनी विशेषताओं और नैतिक बाध्यताओं के चलते दुनिया भर में अलग अलग रूपों में अपनाया गया, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी यूरोप जैसे देशों में। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की वास्तविक शक्ति से पूरी दुनिया को न केवल परिचय कराया, बल्कि इसे जीने का एक मार्ग भी बताया। उन्होंने दुनिया के सामने ये सिद्ध किया कि एक सभ्य समाज के लिए संघर्ष के संकल्प की सबसे व्यवहारिक और शक्तिशाली तकनीक अहिंसा में निहित है। आज विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश है जहां गांधीवादी विचारधारा पर आधारित कोई गतिविधियां न चल रही हो। गांधी ने पूरी दुनिया में एक वैश्विक अहिंसक जागृति और जागरूकता लाने में अग्रणी भूमिका निभाई। यही वजह है कि महात्मा गांधी का नाम जाति, धर्म और राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे है। गांधी को दुनिया के हर कोने में अहिंसा के उनके दृढ़ पालन और उनके सर्वोच्च मानवतावाद के लिए याद किया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को न सिर्फ एक नई दिशा दी, बल्कि आजादी के लिए जनता के दिलों में ललक जगाई। साथ ही अपनी कुशल नेतृत्व में सत्याग्रह और अहिंसा की रणनीति से अंग्रेजों को भ्रमित, क्रुद्ध और विभाजित कर उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांधी दूसरों से इसलिए अलग हैं क्योंकि वे सिद्धांत और व्यवहार में अंतर नहीं करते। सत्य और अहिंसा ऐसे मूल्य थे जिनका साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आज दुनिया भर में फैले खून खराबों को रोकने और मानवता की मुक्ति के लिए गांधीवाद ही एकमात्र रास्ता है जो उन्हें नई दिशा दिखाता है। और यही कारण है कि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता समाज और व्यवस्था के बीच गहराते संकट के बीच बढ़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि आज राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। तस्वीरें आपको अब से कुछ देर पहले की बता रहे हैं। आज संपूर्ण देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। 78वीं पुण्यतिथि आज बापू की मनाई जा रही है और इस मौके पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इस मौके पर मौजूद रहे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संगति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज श्रद्धा के साथ याद किया जा रहा है। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साथ सेना के प्रमुख भी यहां पर मौजूद रहे और सभी ने बापू को नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर मुश्किल हालात में अपनी ताकत और प्रतिबद्धता साबित की है। अरुणाचल प्रदेश की लोहित वैली में करीब 9,500 फीट की ऊंचाई पर फैली भीषण जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया। दुर्गम हिमालयी इलाके और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण के बावजूद वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने अब तक 12,000 लीटर पानी गिराकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इतनी ऊंचाई पर फायर फाइटिंग ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, जहां उड़ान और सटीकता दोनों की कड़ी परीक्षा होती है। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि अभियान साहस, सटीकता और जीवन व नाजुक पर्यावरण की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस ऑपरेशन से स्थानीय आबादी और हिमालयी इकोसिस्टम को बचाने में अहम मदद मिली है। तो अरुणाचल प्रदेश में सेना का राहत और बचाव कार्य
अरुणाचल प्रदेश में जो भीषण आग लगी उसे बुझाने का काम किया जा रहा है। आसान नहीं है ये काम, जिसे साहसिक मिशन के तौर पर भारतीय सेना ने किया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पीटी उषा के पति वी श्रीनिवासन का आज सुबह 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि श्रीनिवासन आज सुबह अपने आवास पर बेहोश हो गए, जिसके तुरंत बाद उन्हें पास ही के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी श्रीनिवासन पीटी उषा के शानदार खेल करियर और राजनीतिक करियर के दौरान हमेशा उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से बात की और उनके पति के निधन पर शोक जताया। – 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण ने देश की प्रगति की जो तस्वीर सामने रखी है, उसके बाद बेहतर भविष्य की हमारी उम्मीदें और भी मजबूत हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक समीक्षा पर क्या कुछ कहा है, वो आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण भारत के सुधार की गति का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है, जो चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में निरंतर प्रगति को दर्शाता है। ये मजबूत व्यापक आर्थिक आधारभूत सिद्धांतों, निरंतर विकास गति और राष्ट्र निर्माण में नवाचार, उद्यमिता और अवसंरचना की बढ़ती भूमिका को भी उजागर करता है। सर्वेक्षण समावेशी विकास के महत्व पर बल देता है, जिसमें किसान, लघु और मध्यम उद्यमों, युवा रोजगार और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये विनिर्माण को मजबूत करने, उत्पादकता बढ़ाने और विकसित भारत बनने की दिशा में हमारी प्रगति को गति देने के लिए एक रोड मैप भी प्रस्तुत करता है। रुक करते अगली खबर का। अगले कुछ महीने में असम में विधानसभा के चुनाव होंगे। बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी असम में हैं, लिहाजा उनका ये दौरा कई मायनों में बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान अमित शाह गुवाहाटी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें चुनावी रणनीति, सीट बंटवारे और गठबंधन की एकजुटता जैसे मसलों पर चर्चा हो सकती है। असम दौरे पर अमित शाह राज्य को करीब 731 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम को ही डिब्रूगढ़ पहुंच चुके हैं, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी असम के अध्यक्ष दिलीप सैकिया और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आज उनके कार्यक्रमों की शुरुआत डिब्रूगढ़ से होगी, जहां वो असम विधानसभा की नई बिल्डिंग का शिलान्यास और खानीकर स्टेडियम का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद वो धेमाजी जाएंगे और वहां के पारंपरिक मिसिंग सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सा लेंगे। बंगाल के बाद गोवा पर भाजपा की नजर है। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज से गोवा मिशन पर निकल रहे हैं। 2 दिन की यात्रा पर गोवा में वो कई संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। इससे गोवा में भाजपा के बूथ स्तरीय संगठन को अधिक मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और पश्चिम बंगाल जाने के बाद ये उनकी दूसरी महत्वपूर्ण यात्रा है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा आक्रांता मोहम्मद गजनी को हिंदुस्तानी लुटेरा बताने वाले विवादित बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि पहले कांग्रेस से जुड़े लोग शर्जिल इमाम और उमर खालिद को युवा कहकर पेश करते रहे और अब वही इकोसिस्टम पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बहाने महमूद गजनी का महिमा मंडन कर रहा है। अंसारी जी और कांग्रेस इकोसिस्टम गजनी गैंग की तरह काम करते हुए गजनी का महिमा मंडन कर रहा है। वही गजनी जिसने सोमनाथ को तोड़ने की हिमाकत की। वैसे कांग्रेस पार्टी तो सोमनाथ मंदिर का विरोध करती है, पर उनके इकोसिस्टम वाले भी कभी शर्जील इमाम और उमर खालिद को युवा बोलते हैं, जोश वाले युवा, और अब कहते हैं कि गजनी तो हिंदुस्तानी था। ये हिंदुस्तानी था, इसको फॉरेनर क्यों बोला जाता है? ये दिखाता है कि हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले लोगों को हमेशा महिमा मंडित करने का काम
कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम करता है। अगली खबर पश्चिम बंगाल के एसआईआर से जुड़ी हुई। यहां पर लगातार घमासान जारी है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। घोष ने कहा कि राज्य सरकार घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर पूरा होने में लगातार अड़ंगे डाल रही है। इलेक्शन कमीशन का अधिकार है और जैसे चाहे जिस ऑफिसर को चाहे वो काम में लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि एसआईआर ठीक ठाक हो, कंप्लीट हो, और वो अभी भी उसमें जो फॉल्स नाम है लाखों की संख्या में वो ना छूटे, तो उसको ऐसे रहने दिया जाए जिसका आधार पर वो जीतेंगे। इसीलिए उनके कर्मचारी, यहाँ जो समस्या बंगाल में हो रहा है, राज्य सरकार की जो कर्मचारी हैं वो सारे बीएलओ से लेकर डीएम तक सभी लोग ये समस्या में युक्त हैं और ये साजिश टीएमसी कर रही है, ये लोग भी उसी का भाग है। दिलीप घोष ने सिंगूर में विकास न होने को लेकर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता दीदी का उत्थान सिंगूर से हुआ है और पतन भी यहीं से होगा। उन्होंने कहा कि ममता सरकार के 15 साल के कार्यकाल में राज्य में न रोजगार की स्थिति बेहतर हुई और न ही खेती किसानी का विकास हुआ और सिंगूर की स्थिति जंगल जैसी हो गई है। सिंगूर में आंदोलन करके ममता बनर्जी की उत्थान हुई है, वहीं से पतन होगा। 15 साल बाद भी जाके बोल रहे हैं कि क्या क्या करने वाले, क्या क्या होने वाले हैं। तो 15 साल उन्होंने क्या किया? एक नौकरी दिया किसी को? ना खेती हो रही है इतने उपजाऊ जमीन पर, ना कोई इंडस्ट्री हुई है, नौकरी हो रही है, ना कोई बिजनेस हो रही है, पूरा जंगल ही जंगल है। तो इसलिए वहाँ के जनता चाह रही है कि ममता बनर्जी का विसर्जन हो, नया सरकार आए, फिर नया कुछ काम वहाँ होगा। इंडिया एनर्जी वीक 2026 के मंच से भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हरित और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीपीसीएल ने आधुनिक डेटा सेंटर्स के लिए पूरी तरह स्वदेशी मैक स्मार्ट कूल लॉन्च किया है। ये नई पीढ़ी का लिक्विड सर्वर इमर्शन कूलेंट है जो डेटा सेंटर्स की ऊर्जा खपत और कार्बन फुटप्रिंट को भारी मात्रा में कम करने में सक्षम है। इस नवाचार पर डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने बीपीसीएल के लुब्रिकेंट्स बिजनेस हेड कन्नन एस से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। बीपीसीएल के पवेलियन में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिली है। एक मेक इन इंडिया का एक सिस्टम है, इमर्सिव कूलेंट करके। जी हाँ, पहले जो जीपीयूज उसको ठंडा करने के लिए, उसको जो डेटा सेंटर है उनको ठंडा करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता था, उसको एक नई तरीके से बनाया गया। मेरे साथ इस वक्त कन्नन जी मौजूद है जो बिजनेस हेड है बीपीसीएल के। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कूलेंट मेक इन इंडिया है और कितना इम्पोर्टेंट है। भारत में शायद पहली बार ऐसा इस तरह का चीज़ बनाया गया है। ये जो मेक इन इंडिया हमारा प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है, इसके तहत हमने ये बनाया है। दिस इज़ द फर्स्ट इंडिजिनियस प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय भारत पेट्रोलियम से। हमने जो मैक लुब्रिकेंट्स टीम ने ये मैक स्मार्ट करके प्रोडक्ट इसको डेवलप किया है। इस प्रोडक्ट के माध्यम से क्या हो रहा है, जो आपने पता है डेटा सेंटर्स बहुत आजकल डेवलप हो रहे हैं, काफ़ी कुछ डेवलप और बढ़ते जाएंगे आने वाले दिन में विद एआई एंड चैट जीपीटी एंड सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। ये बहुत ज़्यादा और आने वाले दिनों में बढ़ेगा। उसके लिए डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। इसमें ये जो सर्वर कूलेंट हमने जो इमर्शन कूलेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है, उसको जो पावर कंजम्पशन है उसका 48% तक रिडक्शन करता है। उसके बाद ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है और जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है डेटा सेंटर उसमें से कंपेयर करेंगे तो 80% का रिडक्शन है। ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन और आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट हमारा इंडिया का प्रोडक्ट बाहर विदेशों में भी ये जाएगा। इट इज विल बी ग्लोबली अप्रूव्ड। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ये देख सकते हैं यहाँ पे, मैं अगर कैमरा को बताऊँ, ये जो तरल पदार्थ है, एक थोड़ा सा हाथ छुआ कि ये एक तरह से ऑयल टाइप का लगता है और तेल जैसा है, और ये इसलिए क्योंकि ठंडा रखना है, बहुत हीट जनरेट होता है, जो बिजली की खपत है वो कम होगी और जैसे कहा बायोडिग्रेडेबल है। तो सस्टेनेबिलिटी और उसके साथ साथ जो मॉडर्निटी है, दोनों एक साथ लेके जाने की कोशिश की जा रही है बीपीसीएल की तरफ से। कैंपस से संदीप के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गोवा। भारत में कल दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। भारत और यूएई इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस अहम बैठक से पहले आज भारत अरब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी होगी। कल होने वाले इस बैठक में अरब लीग के महासचिव और सभी 22 अरब देशों के विदेश मंत्री, अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। ये बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हो रही है। पहली भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक साल 2016 में बहरीन में हुई थी।
2016 में हुई बैठक में मंत्रियों ने सहयोग के लिए 5 मुख्य क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया था, जिनमें अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति शामिल थे। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाने के अलावा साझेदारी के विस्तार पर जोर रह सकता है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और क्रिटिकल मिनरल्स सहित रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न आयामों पर अत्यंत सार्थक चर्चा हुई। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने साझा हितों के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद अमेरिकी राजदूत गोर ने संकेत दिए कि दोनों देशों के बीच सहयोग के कई नए और बड़े आयाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्वास जताया कि राजदूत गोर भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान देंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आगे कहा कि बातचीत में साझेदारी के कई आयामों को कवर किया गया है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। नीति आयोग ने कल स्टेट मैरीटाइम बोर्ड, पोर्ट ऑपरेटर्स और केंद्रीय मंत्रालयों की एक बैठक बुलाई, जिसमें छोटे बंदरगाहों के सामने आ रही चुनौतियों पर बातचीत हुई और देश के बंदरगाह आधारित विकास ढांचे में उनकी भूमिका की मजबूती के लिए नीतिगत और संस्थागत सुधारों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर्स और सेक्टर एक्सपर्ट्स के बीच भविष्य की नीतियों का आदान प्रदान हुआ और इसके साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच मैरीटाइम सेक्टर में भविष्य की नीतिगत पहलों को आकार देने और इसके साथ साथ समुद्री क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाना और उनका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा भी किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर लगातार हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति 850, विकास को गति। प्रगति महज एक नाम नहीं बल्कि विकास की गारंटी है। इसकी बानगी हरियाणा का एक प्रोजेक्ट है जिसकी 2018 में कई राउंड समीक्षा के बाद महज 1 साल में परियोजना जमीन पर उतर गई और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और लोगों के साथ उनके भावनात्मक जुड़ाव को भी ये प्रोजेक्ट साफ तौर पर दर्शाता है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रगति की वजह से न सिर्फ सालों से अटकी परियोजनाएं धुआंधार तरीके से ग्राउंड पर उतर रही हैं, बल्कि विकास के लिए खींची गई लकीर अब लगातार लंबी होती जा रही है। ऐसी ही एक रुकी हुई परियोजना प्रगति में हुई समीक्षा के बाद महज 1 साल में ही पूरी हो गई। ये प्रोजेक्ट राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में NH 65 अंबाला कैंथल खंड का 4 लेन निर्माण से जुड़ा हुआ है। साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति में परियोजना की समीक्षा की गई। जिस वक्त प्रोजेक्ट समीक्षा के लिए राउंड टेबल पर आया तो उस वक्त तक इस परियोजना पर महज 53% ही काम हो पाया था। समीक्षा के बाद परियोजना की रफ्तार टॉप गियर से ऐसे आगे बढ़ी, जिसका परिणाम ये हुआ कि साल 2019 में सफल समापन के बाद उद्घाटन हो गया। ये परियोजना कुल 95.360 किलोमीटर लंबी है और इसे 2 चरणों में पूरा किया जाना था। पहला चरण अंबाला से पेहोवा के बीच लगभग 50.860 किलोमीटर तक था, जबकि दूसरा चरण पेहोवा से कैथल तक लगभग 95.360 किलोमीटर था। प्रोजेक्ट में बहुत सारे चैलेंजेज आए। अंततः जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जितने भी ये ट्रैफिक
सेफ्टी के कंसर्न्स थे, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के कंसर्न, सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई। ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण रहा है हरियाणा के लिए, हरियाणा के विकास के लिए। प्रोजेक्ट ने हरियाणा को नई दिशा दी है ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, हमारे सेफ्टी के क्षेत्र में और लोगों की सुविधा के क्षेत्र में। पूरे एरिया का विकास हुआ है। इस परियोजना के पूरा होने में सबसे बड़ी रुकावट जमीन अधिग्रहण थी, जिसकी वजह से हरियाणा का ये बिग प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ था। इस परियोजना के लिए 653 हेक्टेयर की कुल भूमि की जरूरत थी। लगभग 67 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हरियाणा सरकार के पास लंबित था। पीएम मोदी की अगुवाई में समीक्षा के दौरान जब ये विषय आया तो 2 समीक्षा बैठकों के दौरान मैराथन मंथन हुआ और राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय, निरंतर निगरानी और सक्रिय भागीदारी के जरिए तमाम समस्याओं का निपटारा किया गया। जिस तेजी के साथ समीक्षा का पहिया घूमा, उससे ज्यादा गति के साथ वे परियोजनाएं जमीन पर उतर सकी। कैथल रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। किसी टाइम पे कैथल रोड जाना बड़ा मुसीबत वाली बात होया करती थी, लेकिन अब जो कैथल रोड है हमें पता नहीं लगता कि हम कब कैथल पहुंच गए हैं। जहाँ हमें 6 घंटे सफर करना पड़ा, आज वो हम सफर 3 घंटे में तय कर सकते हैं। आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो 65 मार्ग अम्बाला से कैथल का, उसके बनने के बाद सभी रास्ते में आने वाले गांव की जनता को फायदा हुआ। पहले तो कैथल जाने के लिए 2-2.5 घंटे लग जाते थे। अब रोड ऐसा बन गया 152 कि आप सिर्फ यहाँ से निकलो और 1 घंटे में मात्र कैथल पहुँचो। NH 65 के अम्बाला कैथल खंड को 4 लेन का बनाने से पूरे क्षेत्र में यात्रा दक्षता, सड़क सुरक्षा और माल ढुलाई में बेहतरीन सुधार हुआ। भीड़ कम करके यात्रा की गति बढ़ाकर और सड़क परिवहन की विश्वसनीयता में सुधार कर इस परियोजना ने बाजारों, रोजगार केंद्रों और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को मजबूत किया, जिससे हरियाणा के इस हिस्से में सतत सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी ने यात्री सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और मिसाल पेश की है। उत्तर रेलवे ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर एक अत्याधुनिक सीसीटीवी कंट्रोल रूम की शुरुआत की है। इस पहल की सबसे अनूठी बात यह है कि इस हाईटेक कंट्रोल रूम के संचालन की पूरी कमान महिला सुरक्षा कर्मियों को सौंपी गई है। अब स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म और फुटओवर ब्रिज की निगरानी 24 घंटे इन्हीं की देखरेख में होगी, जो नारी शक्ति की आत्मनिर्भरता का एक और सशक्त उदाहरण पेश कर रही है। मैं सीसीटीवी कक्ष का प्रारंभ किया है। पहले ये बड़े ही कॉम्पैक्ट और बड़े ही कंजस्टेड एरिया में था, जिसको कि हमने सबको एक जगह इकट्ठा करके और एक नए कमरे में इसको स्थापित किया है। इससे सारे प्लेटफॉर्म्स पे, फुटओवर ब्रिजेस पे, सर्कुलेटिंग एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी एक बेहतर तरीके से हमारे आरपीएफ के स्टाफ निगरानी कर सकेंगे, जिससे कि कोई भी इंसिडेंट्स, कोई भी एक्टिविटी इस स्टेशन परिसर में हो रही होगी तो उसकी हमें ऑनलाइन जानकारी मिलेगी और हम जहां भी कोई कार्रवाई की आवश्यकता होगी तुरंत कर सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक से पहले आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत किया है। वैश्विक व्यापार में जारी तनाव और अनिश्चितताओं के बीच IMF ने इस पहल को एक सकारात्मक विकास करार दिया है। IMF के आर्थिक सलाहकार और अनुसंधान निदेशक पिरे ओलिवियर गोरिंचास ने कहा कि समझौता दर्शाता है कि सरकारें अब वैश्विक बाजार में अपने संबंध विस्तार के लिए व्यवहारिक रास्ते तलाश रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समझौते मौजूदा अस्थिर दौर में नीतिगत स्थिरता लाने का काम करेंगे। और अमेरिका वेनेजुएला का कमर्शियल एयर स्पेस फिर से खुलने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह जानकारी दी है। ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि उन्होंने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति से बात की है और यात्रा बहाल करने के लिए
तुरंत कदम उठाने का आदेश भी दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अमेरिकी नागरिक वहां जा सकेंगे। वहीं वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने तेल कानून से जुड़े एक बड़े सुधार वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। रोड्रिगेज ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उन्हें बताया है कि दोनों सरकारों के बीच चल रही बातचीत के तहत एयरलाइंस और निवेशक वेनेजुएला लौट पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ही कनाडा के अल्बर्टा प्रांत को लेकर अमेरिका की भूमिका पर अब सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी अधिकारियों की अल्बर्टा के अलगाववादी समूहों से मुलाकात की खबरों के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ कहा है कि अमेरिका को कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। कार्नी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कभी उनसे सीधे ये मुद्दा नहीं उठाया। दरअसल अल्बर्टा कनाडा का सबसे ज्यादा तेल समृद्ध प्रांत है और अमेरिका अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर अल्बर्टा के तेल पर निर्भर रहता है। ओटावा की क्लाइमेट नीतियों, कार्बन टैक्स और नए पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स पर रोक से प्रांत में असंतोष बढ़ गया है और इसकी वजह से अलगाववादी आवाजें भी उठने लगी हैं, तेज हो गई हैं। हालांकि अल्बर्टा की प्रीमियर डैनियल स्मिथ कनाडा ने बने रहने के पक्षधर हैं, लेकिन संघीय नीतियों पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वो सवाल उठा रही हैं पूरे मामले को यूएसएमसीए व्यापार समझौते की समीक्षा से जोड़कर भी देखा जा रहा है और ऐसे में कनाडा ने साफ संदेश दिया है कि देश की एकता से किसी भी तरह से कोई भी समझौता नहीं होगा। और वहीं अगली खबर आपको बता दें, ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। कनाडा को उन्होंने धमकी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका में बिकने वाले किसी भी कनाडाई विमान पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। ये कदम अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ते व्यापार विवाद का हिस्सा है। ट्रंप ने कहा कि जॉर्जिया के गल्फ स्ट्रीम जेट विमानों को प्रमाणित न करने के जवाब में ये कार्रवाई की जा रही है और बोम्बार्डियर सहित सभी कनाडाई विमानों को अप्रमाणित किया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि स्थिति तुरंत नहीं सुधरी तो टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। एक बार फिर धमकी। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई ट्रंप की धमकी कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाने की उनकी पिछली चेतावनी के बाद आई है, जो चीन के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के संदर्भ में थी। हालांकि ट्रंप की धमकी में आयात कर लगाने की तारीख के बारे में कोई विवरण नहीं है, क्योंकि कनाडा पहले ही समझौता कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत क्यूबा को तेल बेचने या फिर आपूर्ति करने वाले देशों से आने वाले किसी भी सामान पर टैरिफ लगाया जाएगा। इसका मकसद मेक्सिको और अन्य देशों पर क्यूबा से दूरी बनाने का दबाव बढ़ाना है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने इस सप्ताह कहा था कि उनकी सरकार ने अस्थायी रूप से क्यूबा को तेल की आपूर्ति रोक दी है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फैसला मेक्सिको का अपना था और अमेरिका के दबाव में नहीं लिया गया। ट्रंप प्रशासन का ये कदम अमेरिकी विदेश नीति में क्यूबा के प्रति सख्त रुख की पुष्टि करता है और मेक्सिको सहित अन्य पड़ोसी देशों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति भी पैदा कर सकता है। इधर यूरोपीय संघ ने ईरान पर बड़ी कार्रवाई की है। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई को लेकर ईरानी अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC को आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल दिया गया है। और इतना ही नहीं, IRGC के शीर्ष कमांडर समेत 15 अधिकारियों के साथ 6 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अर्धसैनिक बल IRGC को आतंकवादी संगठनों की सूची में डालने से ये संगठन अल-कायदा, हमास और इस्लामिक स्टेट की श्रेणी में आ गया है। ईरान पर अमेरिका के संभावित सैन्य हमले के खतरे के बीच यूरोपीय यूनियन के इस कदम से ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भी बढ़ गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन अभी ऐसे ही हालात रहेंगे। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ डोडा जिले के भलेसा में ताज़ा बर्फबारी हुई है। वहीं पुंछ में भी भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड बंद हो गया था, जिसे साफ करने का काम भी जारी है। इसके अलावा तापमान में गिरावट के साथ श्रीनगर में शीतलहर जारी है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया है। मनाली में जहां ताज़ा बर्फ गिरी है, तो वहीं मौसम विभाग ने आज रात से 2 फरवरी तक पूरे राज्य में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसका सर्वाधिक असर राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिलेगा, जहां भारी बर्फबारी हो सकती है। खास तौर पर 1 फरवरी को यह सिस्टम ज़्यादा सक्रिय होगा, जिससे कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश के आसार हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारा वेस्टर्न हिमालय रीजन इसको इफेक्ट करेगा। हालांकि आज 30 तारीख को जो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर यहीं पे 1-2 स्थानों में हाई रीचेस में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। फिर 31 तारीख से जो एक्टिविटी है बारिश और बर्फबारी की, वो मिड और हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट में कई क्षेत्रों में होने की संभावना है। और ये जो स्पेल है, देखिए ये 1 तारीख को पूरे प्रदेश में ही बारिश और जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ बर्फबारी होने की संभावना है। सरकार ने नया आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे पहचान सत्यापन तेज, सुरक्षित और आसान हो गई है। अब लोग अपने मोबाइल में डिजिटल आधार रखकर ज़रूरत पड़ने पर बिना कार्ड या फोटोकॉपी दिखाए पहचान साझा कर सकते हैं। ऐप में QR कोड और ऑफलाइन वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन और इसके साथ साथ उम्र की पुष्टि जैसी सुविधाएं हैं। नया आधार ऐप सुरक्षित भी है और आसान भी। यूजर बायोमेट्रिक डेटा लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देख पाएंगे और एक ही मोबाइल में 5 प्रोफाइल तक मैनेज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट भी आसान हो गया है। सरकार ने कहा है कि डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के अनुरूप है। तो नया आधार ऐप मूवी टिकट के लिए, एज वेरिफिकेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और भी कई सारी ऐसी जानकारियां हैं जिसे आप अपने आप से अपडेट भी कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खेल की खबरों का रुख करते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने ये कामयाबी गुरुवार को यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हराकर हासिल की। वडोदरा में खेले गए मुकाबले में RCB ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूपी वॉरियर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रनों का स्कोर किया। यूपी की ओर से दीप्ति शर्मा ने 55, जबकि कप्तान मैग लर्निंग ने 41 रनों की पारी खेली और इसके जवाब में RCB ने 144 रन के लक्ष्य को 13 ओवर 1 गेंद में 2 विकेट खोकर 147 रन बनाकर हासिल कर लिया। RCB की ओर से ग्रेस हैरिस ने 37 गेंदों में 75 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। RCB की कप्तान स्मृति मंधाना ने भी 27 गेंदों में 54 रन की नाबाद पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले को 7 विकेट से जीत 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 221 रन का स्कोर किया। वेस्टइंडीज की ओर से शिमरोन हेटमेयर ने 42 गेंदों पर 75 रन बनाए। हेटमेयर ने
के अलावा शेरफैन रदरफोर्ड ने 24 गेंद पर 54 रन की नाबाद पारी खेली और इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 17 ओवर 3 गेंद में 3 विकेट खोकर 225 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्विंटन डिकॉक ने 49 गेंदों पर 115 रन की आतिशी पारी खेली। वहीं रयान रिकल्टन ने नाबाद 77 रन बनाए। दोनों टीमों के बीच तीसरा और अंतिम मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी माइकल नोब्स का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 72 वर्ष के थे और उनके परिवार में पत्नी ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लिकेप्स और बेटी कैटलीन हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलती हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए डिफेंडर के तौर पर खेलने वाले नोब्स ने 1979 से 1985 के बीच में 76 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए सेमीफाइनल में सबालेंका ने 12वीं वरीयता प्राप्त एरिना स्वितोलिना को 6-2, 6-3 से मात दी। सबालेंका को ये मैच जीतने में 1 घंटे 16 मिनट लगे। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।